Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. And before I start our today's current affairs session, let me tell you one very good thing that will help in your exam and your preparation as well. Okay, so हमारे प्रैक्टिस मूक के 11 ईयर्स पूरे हुए हैं, ठीक है। और इस खुशी में हमने क्या किया है, आपके प्रिपरेशन को और सस्ता किया है, ठीक है। किस तरह से? हमने 45% तक ऑफ आपको दिया है अगर आप PM 45 यूज़ करते हैं कोड, ठीक है। और आप कोई भी इसमें कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 45% ऑफ मिलेगा उसमें, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट है। अगर कोई कोर्स 2000 का है तो वो आपको 1000 के समथिंग में पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, जैसे पेड स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेशंस कॉन्टीन्यूसली रहते हैं, ठीक है। पर डे का न्यूज़ एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सस्ते में और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर करंट अफेयर सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सिंपली एक डे से रिलेटेड है। एक हर वन डे एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, जीके में पूछ लेते हैं कि डेज अगर कोई इम्पोर्टेंट हैं तो, ठीक है। उसमें भी अगर पासपोर्ट डे वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कम ही डेज़ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और जो कम डेज़ इम्पोर्टेंट हैं और बचे हुए जो डेज़ इम्पोर्टेंट हैं उनको अगर नहीं देखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कम आएंगे। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास सीधे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं, जो हम भारतीय हैं, वो पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। सिंपली अगर तुमको पासपोर्ट एक्ट याद होगा तो ये 24 जून 1967 को ही एक्ट बन गया था पास होके। तो इसका आंसर है 24 जून, ठीक है। अभी हुआ क्या है, अभी हुआ ये है कि जो हमारे पास पहले से पासपोर्ट सेवा पॉलिसीज़ थी, ठीक है, 2010 की, उनको रिप्लेस किया गया। अब उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि उस टाइम पर AI हो गया और उससे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन जो हैं चीज़ें, पासपोर्ट वगैरह, ई-पासपोर्ट वगैरह, ये सब उस टाइम पर इतने फिजिबल नहीं थे कि जनता को आसानी से मिल जाए, और ना ही इंटरनेट की सुविधा इतनी ज़्यादा थी जितनी आज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप यहाँ से ऑफिस जाएँ, पासपोर्ट ऑफिस जाएँ, इन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया है। तो टाइम एक तो बचेगा, प्लस में चीज़ें ई-पासपोर्ट के थ्रू आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी, वो भी वैलिड होगा। और जो चेकिंग वगैरह में टाइम जाता था, वो सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू हो जाएंगी ऑनलाइन ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हट गई हैं। तो फीचर्स अपग्रेडेशन आ गए हैं, M-पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट्स और PSP 2.0, क्योंकि रिप्लेस कर दिया है 2010 की जितना PSP थे, ठीक है। आगे आते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले देखा था कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड जो लीग है फ्रांस पेरिस में जो हो रही थी उसमें जीते थे। अब यहाँ पर चेक रिपब्लिक में जो कंपटीशन चल रहा था वहाँ पर जेवलिन थ्रो में ये दोबारा से गोल्ड जीते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। तो सिंपली पूछ रहा है कि इन्होंने कितने मीटर का थ्रो फेंका है, तो 85.29 का है। याद सारे थ्रो तुमको होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीरज चोपड़ा अगर ये जीत रहे हैं और बार बार इंडिया को गोल्ड मिल रहा है, और वो भी एक पर्सन रिप्रेजेंट बार बार करके ला रहा है जेवलिन थ्रो में, तो एग्जामिनर तुमसे वो चीज़ें पूछेगा जो कि डिस्टिंक्ट होंगी कॉम्पिटिशंस में। क्या हो सकता है? वो प्लेस हो सकता है, जैसे डायमंड लीग के बारे में पूछ लिया कि इतने मीटर का, X मीटर का उन्होंने थ्रो, या 89 पॉइंट कुछ का किया और ये थ्रो से गोल्ड मिला नीरज चोपड़ा को। ये चीज़ इन्होंने किस लीग में की, ठीक है, या किस कंपटीशन में की। तो
एक तो प्लेस हो गया डिफरेंट और दूसरा थ्रो होगा डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो थ्रो और प्लेस याद होने चाहिए। जीतने वाला एक ही इंसान है, नीरज चोपड़ा, जो बार बार गोल्ड जीत रहे हैं। तो सिंपली वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इतने इजीली नहीं रखेगा कि कौन सा मेडल जीता है। मेडल सबको पता है, गोल्ड ही बार बार जीत रहे हैं, ठीक है, पिछले 2-3 बार से। तो सीधे तुमको पता होना चाहिए थ्रो कितने का मारे हैं और कौन सी लीग में मारे हैं, ठीक है, क्लियर है। नीरज चोपड़ा हैं, उसके बाद डॉ स्मिथ हैं, उसके बाद एंडरसन पीटर्स हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, बहुत सारे अप्रूवल किए हैं। कौन कौन से अप्रूवल सही हैं इसमें से सिंपली वही पूछा है। प्रपोजल मणिपाल ग्रुप टू एक्वायर स्टेक, ये प्रॉपरली बैंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड फ्रॉम फाउंडर JS चौधरी, सही है। फिर बेन कैपिटल इन्वेस्टर्स LLC, बेन कैपिटल टू एक्वायर स्टेक्स इन मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एंड मनप्पुरम एसेट फाइनेंस लिमिटेड, ये भी सही है, ठीक है। और अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इशूड एंड पेड इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बाय अल्फा वेव वेंचर्स, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव है इसका आंसर। और सिंपली इन तीनों को याद रखो, कितना कितना हुआ है वो मैटर नहीं करेगा, CCI के अप्रूवल्स तुमको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड है। कोचिन शिपयार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिप बिल्डिंग वगैरह जितना भी रिन्यूइंग वगैरह की अभी बात चल रही है कि हम इंडिया में इस तरह से शिपयार्ड्स को मेंटेन करेंगे कि बाहर से, जैसे इस साइड से कोई भी शिप वगैरह जा रहा है और उसमें ख़राबी हो गई तो एटलीस्ट ये यहाँ स्टे लेके रिपेयर वगैरह करा सकते हैं और उससे इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी IR में, ग्लोबल ट्रेडिंग वगैरह इन सब में, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड ने अनाउंस किया है हुगली कोचिन शिपयार्ड, ये इसका ही एक सब बॉडी है, ठीक है। ये कम्प्लीटली यही एक्वायर करते हैं, इसीलिए हुगली कोचिन शिपयार्ड नाम दिए इसको, ठीक है। रिसीव्ड एन ऑर्डर बर्थ बिटवीन 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में लिए हैं फ्रॉम विच एंटिटी, ठीक है। तो हेरिटेज रिवर्स जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड जो है, अंतरा रिवर क्रूसेस, इन लोगों से इनको 100 से 250 करोड़ के बीच में ये अभी मिला है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट। अगला क्या है? अगला है हमारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो है हमारा टाटा पावर DDL, जॉइंट वेंचर बिटवीन किन किन का है? TPCL का है और NCT का है। कोलैबोरेशन किसके साथ किए हैं? नेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड जापान का है, कमीशन इंडियाज फर्स्ट दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सिंपली है इसमें नेशन जापान का ही है, तो वो सीधे सीधे आ जाएगा तुम्हारा नेशन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। क्लियर है, टू प्रोवाइड अ लो कॉस्ट एंड रिलायबल पावर सप्लाई फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। अगला हमारे पास है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, रेज $1 बिलियन इन जून 2025 थ्रू इंडियाज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड IG रिलेटेड प्राइवेट बॉन्ड इंश्योरेंस। तो पूछ रहा है किस सब्सिडरी के लिए ये काम किया है, तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए ये लोग ये किए हैं, ठीक है। रेस किए हैं $1 बिलियन का, US का, ठीक है। इसमें से जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि फाइनेंस में जो इंक्लूड अगर करोगे तो इंश्योरेंस का बैठ रहा है कितना, 750 मिलियन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड नोट्स मैच्योरिंग जुलाई 29 तक का दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें फिर एडिशनल 250 मिलियन जो है वो ब्रिंगिंग टोटल अवेलेबल फंडिंग टू $1 बिलियन के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग अगर करोगे उसका तो तुम 1 बिलियन में 750, 250, ठीक है, ये दोनों मिलियन में।
ठीक है भाई, उसके बाद में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें न्यूज़ क्या है, उसमें न्यूज़ इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उन्होंने अनाउंस किया है एक टेक्निकल एक्सपर्ट सपोर्ट ग्रुप को बनाने का, कि हमने ये ग्रुप बनाया है। क्यों बनाया है? कि डिज़ाइन और ओवरसीज़ करेंगे हम इंडिया का पहला फुल स्केल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, हर घर में कितना इनकम है उसका सर्वे करने के लिए। तो भाई ये टेक्निकल जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है इसमें लोग भी होंगे, मेंबर भी होंगे। तो सिंपली पूछ रहा है कि भाई ये कितने मेंबर का ग्रुप है, तो ये 8 मेंबर का ग्रुप है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो 1955 से 59 तक अगर तुम देखोगे तो सर्वे जो कंडक्ट हो रहा था वो 9th एंड 14th राउंड्स में हो रहा था, नेशनल सैंपल सर्वे NSS। ठीक है, और डाटा इतना रेलेबल नहीं था कि जो रिलीज़ वगैरह होता था। उसके बाद में 64 से 70 अगर तुम देखोगे तो इंटीग्रेटेड चलता था। उसके बाद में 83 से 84 देखोगे तो पायलट सर्वे किए जिसमें अटेम्प्ट किए थे, लेकिन वो ड्रॉप हो गया ऑपरेशनल इनफिजिबिलिटी की वजह से। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, केवल फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। बाद बाकी इम्पोर्टेंट NSO है जो डाटा कंडक्ट कराएगा, कितने मेंबर हैं ये इम्पोर्टेंट है, नाम क्या है ग्रुप का, तो टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप है। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहले ये बताओ कि त्रिपुरा अगर तीसरा स्टेट है और गोवा अगर दूसरा स्टेट है जो फुल्ली लिटरेसी अपने आप को बता रहे हैं, लिटरेट स्टेट बता रहे हैं और डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि हम फुल्ली लिटरेट हैं, कितने पर? त्रिपुरा बोला है कि 95.6 के साथ में 95.6 हम फुल्ली लिटरेट स्टेट हैं, और गोवा भी बोल चुका है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था, ये इस तरह से भी एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। उल्लास प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंडर में सारी चीज़ें चलना ही गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो की कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, बेसिक एजुकेशन रहेगा, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स रहेंगे, वोकेशनल स्किल्स रहेंगे और काउंटिंग एजुकेशन रहेगी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन रहेगी। ठीक है, प्रोग्रेस वगैरह वो सारी लास्ट टाइम की बात है कि भाई वहाँ पर किस किस तरह से चला है। तो लिटरेसी रेट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड फ्रॉम 20.24% इन 1961 में था और 87.22 आ गया था 2011 के सेंसस में। और अब अगर देखोगे तो ये लोग क्लेम कितना कर रहे हैं? 95.6। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? यहाँ से तुमको पता ही चल गया होगा मिजोरम। तो क्वेश्चन में भी तुम यहाँ से ये 2 ऑप्शन हटा सकते थे। ठीक है, सिक्किम हो नहीं सकता, गुजरात में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये नहीं होगा, त्रिपुरा है। ठीक है भाई, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज़ किया है किसके? इंडियाज़ पावर जनरेशन का, कैपेसिटी का। और डेटा बता रहा है कि भाई इंक्रीमेंट हुआ है 305 गीगावाट 15-16 में था। ठीक है, और अब कितना हो गया है? अब हो गया 476 गीगावाट। ठीक है, 2025 जून तक। नॉन फॉसल फ्यूल सोर्सेस रहेंगे, कंपैरिजन टू दिस रिन्यूएबल एनर्जी कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी नॉर्मल चीज़ें। थर्मल पावर डोमिनेंस अगर देखोगे तो ओवरऑल कितना है थर्मल बेस्ड? 91%। ठीक है, कोल अकेला इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, थर्मल पावर लिस्टर काउंटिंग कितना है? 50.52%। और उसमें भी अगर तुम देखोगे तो कोल कितना अलोन 91% थर्मल बेस्ड एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। सो आज के करंट अफेयर में हमने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उन सारी को कवर कर लिया है। इस तरह से आप हमारे साथ इन करंट अफेयर के सेशंस में बने रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करते रहिए। और जो हमारे 11 साल पूरे हुए हैं उसमें जो हम 45% का आपको ऑफ दे रहे हैं उसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, अगर बेनिफिट मिल रहा है तो बेनिफिट का यूज़ क्यों ना किया जाए। 45% ऑफ है। वैसे भी जो कोर्सेस रहते हैं वो बहुत मिनिमल प्राइस पे रहते हैं, केवल इसलिए ताकि
आप लोग अगर कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ध्यान से पढ़ेंगे। जब फ्री में चीज़ें होती हैं तो उन पर ध्यान कम दिया जाता है, चाहे क्यों ना बहुत बेहतर हो, ठीक है। तो बहुत मिनिमल अमाउंट रहता है, उसमें भी आपको 45% ऑफ दे रहे हैं, जो कि लगभग 50% ऑफ है। वहाँ पे जाएं, चीज़ों को लें, तैयारी करें, और जहाँ कहीं पे आपको लगता है कोई सजेशन है तो वो हमारी टीम को दें, वहाँ पर हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।